पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भूवी किंगर। चलिए रुख करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। गुरुवार को 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दोनों ही मामले उधम सिंह नगर में मिले हैं। दोनों ही लोग अल्मोड़ा के सोमेश्वर के रहने वाले हैं, जिसके बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है। वहीं 551 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 57 मरीजों में से 36 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 21 का इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने दोनों मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली जमात से लौटते वक्त पुलिस ने उन्हें रुद्रपुर में बॉर्डर पर पकड़ा था। एहतियातन उनके सैंपल लिए गए थे, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देहरादून में अब तक 31 केस सामने आ चुके हैं, जबकि नैनीताल में 10 और उधम सिंह नगर में 7 केस, हरिद्वार में 7, अल्मोड़ा में 1 और पौड़ी में 1 कोरोना पॉजिटिव मिल चुका है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और हालांकि उत्तराखंड की स्थिति बेहतर है, लेकिन अगर एक भी केस बढ़ता है तो स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि उससे और केसेस भी बन सकते हैं। क्या जानकारी, क्या अपडेट्स आपके पास? देखिए, उत्तराखंड में जो मरीजों की संख्या है वो 57 हो चुकी है, जिनमें से 36 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। जिस तरीके से पहले ये माना जा रहा था कि कुछ और जनपद भी ग्रीन जोन में आ सकते हैं, उधम सिंह नगर में ये माना जा रहा था कि अगले कुछ दिनों में अगर मामले नहीं मिलेंगे तो ग्रीन जोन में आ जाएगा। लेकिन वहाँ 3 मामले, एक पहले मामला आया और 2 अब और सामने आए। ये 7 मामले हो चुके हैं, जिसके बाद उधम सिंह नगर प्रशासन की भी चिंता बढ़ गई है। राजधानी देहरादून तो पहले से ही बड़ा हब बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अब तक 31 लोग कोरोना पॉजिटिव है। तो ये प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। हालांकि ठीक होने वालों का आंकड़ा ज्यादा है, 36 लोग अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। लेकिन अगर 1-1, 2-2 करके भी मामले आते रहे तो ग्रीन जोन में आना इन क्षेत्रों का बहुत मुश्किल होगा, और ऐसे क्षेत्रों में ढिलाई देना प्रशासन के लिए बहुत आसान नहीं होगा। तो इसलिए प्रशासन की टीमें लगातार जो सोर्सेस है उनको तलाश रही है कि अगर जिन लोगों की वजह से संक्रमण हुआ है उनकी रिश्तेदारों, उनके करीबी, उनके पड़ोसियों, इन सभी को क्वारंटीन किया जा सके, सभी के सैंपल्स लिए जा सके, जिससे कम्युनिटी स्प्रेड न हो। कम्युनिटी स्प्रेड रोकना ही प्रशासन की इस वक्त बड़ी कोशिश है, और लगातार यही प्रयास प्रशासन की टीमें कर भी रही हैं। जी सुरेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधम सिंह नगर में कोरोना के 2 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। दोनों युवक अल्मोड़ा के सोमेश्वर के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि एक युवक राजस्थान से पैदल दिल्ली पहुंचा था। इसके बाद वो ट्रक से रुद्रपुर पहुंचा, लेकिन बॉर्डर पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वहीं दूसरा युवक कैंटर से रुद्रपुर पहुंचा था। इन दोनों युवकों को जवाहरलाल नेहरू सेंटर में क्वारंटीन किया गया था, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इन लोगों के संपर्क में आने वाले 3 लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है। 2 पॉजिटिव आए हैं। इन दोनों की हिस्ट्री जो है, ये बाहर हमारे जो ज़िले का बॉर्डर है उस पर ये लोग उतरे थे और वहाँ से पैदल जा रहे थे, और पुलिस ने अपनी सतर्कता दिखाते हुए इन लोगों को पकड़ा था और ज़िला अस्पताल लेके आए थे। वहाँ पे इन लोगों की सैंपलिंग हुई थी और उसमें जो है 2 लोग पॉजिटिव आए, और एक और डेवलपमेंट है, इसमें से 3 लोग इनके साथ और थे, वो भी जो है अंडर क्वारंटाइन है और उनके भी सैंपल नेगेटिव आए। लेकिन ऋषिकेश एम्स में लगातार अब तक 4 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 3 अस्पताल के कर्मचारी और 1 मरीज में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। ऐसे में एम्स प्रशासन ने कई सख्त निर्णय लिए हैं। वहीं राज्य सरकार ने इस मामले में एम्स के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लिए होटल मुहैया कराने का निवेदन किया है। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि एम्स खुद में निर्णय लेने के लिए सक्षम है और राज्य सरकार उन्हें हर मदद उपलब्ध करा रही है। भी चर्चा एम्स को लेकर हुई, चूँकि वो अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, वो अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। लेकिन राज्य सरकार से उन्होंने एक अपेक्षा की थी, वो अपेक्षा की थी कि उन्हें कुछ होटल इत्यादि उपलब्ध करा दे, वो हमने कराए हैं। उन्होंने और अपेक्षा की है, और ये भी आदेश दे दिए गए हैं कि एम्स को जो आवश्यकता पड़ेगी राज्य सरकार वो सारा उन व्यवस्थाओं को कराएंगे, ताकि उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जो डॉक्टर्स हैं, वो विधिवत रूप से वहीं कैंपस के आसपास रह सकें, उनको रोज आने जाने की दिक्कत ना हो।
वहीं दूसरे राज्यों में फंसे उत्तराखंड के लोगों को निकालने के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को योजना बनाने के लिए कहा है। केंद्र से मिली गाइडलाइन के बाद राज्य सरकार सभी लोगों के लिए योजना बना रही है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट ने न्यूज स्टेट से बात करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे कार्य योजना के लिए आईपीएस संजय गुंजियाल और आईएएस शैलेश बगोली को जिम्मेदारी दी है। उत्तराखंड राज्य के बाहर रह रहे लोगों को और बाहर लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बड़ा कदम उठाया है और शासन को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के बाहर जो लोग फंसे हैं उन्हें लाने की व्यवस्था की जाए। उनको इस लॉकडाउन से प्रदेश में कैसे लाना है, इसके लिए पूरा प्रारूप तैयार किया जाए। सीएम के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट जी हमारे साथ हैं। सर, मुख्यमंत्री जी ने जो राज्य के बाहर लोग फंसे हैं उनके लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इम्प्लीमेंट कैसे होगा, कैसे आप लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है जिसमें छात्र भी फंसे हैं, काम करने वाले लोग भी हैं और कुछ बुजुर्ग भी हैं जो अलग अलग राज्यों में फंसे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कल गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि हमारे जो लोग बाहर फंसे हैं उनको बहुत जल्दी हमें वापस लाना है। इसको लेकर आज जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं उनके नेतृत्व में एक बैठक की गई है। उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। मसलन 2 पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को इसके लिए नोडल नियुक्त किया गया है। जो हमारे परिवहन सचिव हैं मिस्टर शैलेश बगोली, उनको, और जो हमारे पुलिस के ऑफिसर हैं मिस्टर संजय गुंजियाल, तो इन 2 लोगों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। और साथ ही इनके अंडर में 4 पुलिसकर्मी, 4 पुलिस के अधिकारी और 4 परिवहन निगम के अधिकारी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी, इनको तैनात किया जा रहा है ताकि इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत ना आए। आपने अगर गृह मंत्रालय के निर्देश देखे होंगे तो उसमें स्टेट कोऑर्डिनेशन, वहां के राज्य सरकारों से ये जो नोडल ऑफिसर्स तैयार किए गए हैं, ये वहां के राज्य के अधिकारियों से बात करेंगे। वहां के राज्य अधिकारियों से हम विनती करेंगे कि हमें फैसिलिटेट कर दिया जाए जिस भी रूप में हो, क्योंकि ये आपकी बात सही है कि अलग अलग जगह पे लोग फंसे हैं, तो उन लोगों को वहां की राज्य सरकार की मदद से हम लेकर आएंगे। उत्तराखंड में के जो बाहरी राज्यों में लोग फंसे हैं उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने तैयारियां कर ली हैं। आईपीएस संजय गुंजियाल और आईएएस शैलेश बगोली, इन दोनों को नियुक्त किया गया है। दोनों की टीमें काम करेंगी और राज्य में जो लोग बाहर फंसे हैं उनको प्रदेश में अब लाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तराखंड के बाहर राज्यों में फंसे प्रदेशवासियों को लाने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। साथ ही प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाया कि बाहर फंसे जो भी उत्तराखंडी अपने राज्य लौटना चाहते हैं उनकी वापसी के लिए उचित प्रबंध किए जाएंगे। तो वहीं बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को लिंक के जरिए पंजीकरण कराने की सूचना दी। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने दूसरे प्रदेश में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उत्तराखंड सरकार लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को निकालने के लिए कार्य योजना बना रही है। लोगों को निकालने का जिम्मा एसडीआरएफ को दिया गया है। एसडीआरएफ के आईजी संजय गुंजियाल ने कहा कि हम प्रदेश में बेहतर काम कर रहे हैं और हर मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार हैं। के लोग फंसे हुए उनको भी जो रोडवेज की बसें जा रही है तो उनमें हमारे लोग जाते हैं और जाकर जो बेसिक इक्विपमेंट के साथ उनको जो भी सामग्री है जैसे मास्क और सैनिटाइज़र के साथ साथ उनको सकुशल गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी है। 2-3 सेंसिटिव ड्यूटी कर रहे हैं। एक तो ये है बाहर से लाने का, दूसरा जितने भी नोन और कंफर्म्ड इन्फेक्शन के केसेस होते हैं जिसमें अलग से आइसोलेशन की ड्यूटी में भी ये लोग एक दीवार के रूप में है कि जो आम पब्लिक और जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनके बीच में कॉर्डन की ड्यूटी करते हैं। उत्तराखंड से कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों को फीस जमा करने के लिए पत्र लिखे हैं और सख्त आदेश भी जारी किया है। जबकि उत्तराखंड सरकार ने निजी स्कूलों को लेकर आदेश जारी किया था कि अभिभावकों पर बच्चों की फीस के लिए कोई भी दबाव ना डाला जाए। वहीं इस मामले में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि सरकार ने आदेश जारी किया है, जो सक्षम है वो फीस जमा कर सकते हैं, लेकिन जो जमा करने में असमर्थ है उनके साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती ना की जाए। कुछ ऐसे हैं जो सर्विस वालों के बच्चे हैं, जो नौकरी करने वाले लोग हैं,
कुछ ऐसे हैं जो बिजनेसमैन के, बड़े बिजनेसमैन के हैं, कुछ ऐसे जो जर्नल हैं। तो ये आदेश अगर हमने सबके लिए करा कि 100% कोई फीस नहीं देगा और टीचरों को आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी, तो ये संभव नहीं है कि एक इस तरह का आदेश करना। लेकिन हमने जो आदेश किया, किसी को कोई ज़बरदस्ती फीस के लिए नहीं कहेगा, फीस बढ़ोतरी नहीं होगी। वहीं श्रीनगर गढ़वाल के मेडिकल कॉलेज में अब कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को अब कोरोना टेस्ट के लिए हल्द्वानी या ऋषिकेश जाने की जरूरत नहीं है। गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत स्थानीय विधायक और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ किया। अब गढ़वाल क्षेत्र के चमोली, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग समेत कुमाऊं के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की कोविड-19 की जाँच मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में हो पाएगी। मेडिकल कॉलेज के 5 सदस्यीय टीम चंडीगढ़ प्रशिक्षण के लिए गई थी। वहां से आने के बाद मेडिकल कॉलेज के और 5 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे मेडिकल कॉलेज के पास अब कोरोना की जांच के लिए 10 लोगों की टीम है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में 22 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन के लिए जो है अब हमारे श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में ये कोविड-19 जाँच की सुविधा हो गई है। और अब हम जो है जिला रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी और टिहरी और बाकी जो बॉर्डर के हमारे कुमाऊं के रीजन के, उनका जो है टेस्ट करने में यहाँ पे वो होंगे। लॉकडाउन के बाद पिथौरागढ़ में फंसे 1400 से अधिक नेपाली नागरिकों की स्वदेश वापसी हो गई है। जिले के चारों राहत शिविरों से नेपाली नागरिकों को नेपाल भेज दिया गया है। नेपाल के बैतुड़ी, बजांग और दार्चुला जिले के नागरिक फंसे हुए थे। ये सभी नेपाली नागरिक धारचूला, झूलाघाट, जौलजीबी के रास्ते नेपाल में प्रवेश कर गए हैं। लंबे समय के इंतजार के बाद हुई मुल्क वापसी से नेपाली नागरिकों के चेहरों पर रौनक देखने को मिली। मुल्क वापसी के वक्त नेपाली नागरिकों ने भारत सरकार का आभार भी जताया है। इधर फंसे थे उनको इधर क्वारंटाइन में रख के भारत सरकार ने आज नेपाल जा रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार को जो व्यवस्था भारत सरकार के तरफ से हुई, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं और भारत सरकार को धन्यवाद। इसमें पत्राचार हुआ है कि वो अपने नागरिक जो है वापस लेना चाहते हैं। उसके लिए हमने जो है भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो है उनको कार्रवाई किया है। उसमें मेडिकल टीम से जांच करवाया गया, समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराई गई, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया गया और उनको जो है यात्रा की अनुमति दिया गया है। अभी वर्तमान में जो है 1400 से अधिक जो है इस तरीके से उन्होंने अभी अपना जो है यात्रा पूर्ण कर। देश में तबलीगी जमात ने कोरोना बम का काम किया। दिल्ली से निकले जमात के लोग देश के 17 से ज्यादा राज्यों में फैले और देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही चले गए। मौलाना साद, जिसने हिंदुस्तान में कोरोना के मरीजों की फौज खड़ी कर दी, जिसने मरकज में तबलीगी जमात बुलाकर कोरोना के मामलों में बेतहाशा इजाफा किया। तबलीगी जमात की एक लापरवाही ने कोरोना संकट से जूझ रहे भारत की मुसीबत बहुत बढ़ा दी। भारत ने जिस तरह 130 करोड़ की आबादी में कोरोना को काबू किया है, उसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन निजामुद्दीन के मरकज से निकली जमात ने कोरोना की आग में घी का काम किया। नहीं तो आंकड़े और भी कम होते और हालात और ज्यादा बेहतर। निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे और इनमें से कई लोग पॉजिटिव पाए गए थे। जमात के कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोग बाद में अपने अपने राज्यों में लौटे थे, जहां दूसरे लोगों के संपर्क में आने की वजह से वहां भी कोरोना के केसों की संख्या में बेतहाशा इजाफा हुआ। तबलीगी जमात के कार्यक्रम को देश में कोरोना वायरस के केसों में बढ़ोतरी के लिए काफी हद तक जिम्मेदार माना गया और इसके लिए मौलाना साद आलोचनाओं के घेरे में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 30% मामले तबलीगी जमात के मरकज की वजह से फैले। तबलीगी जमात के संक्रमित लोग 17 से अधिक राज्यों में मिले। जमात से निकले लोग तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, उत्तराखंड, केरल, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पहुंचे। कोविड-19 मरीजों की संख्या के लिहाज से टॉप 10 राज्यों में 5 राज्य ऐसे हैं जहां जमाती मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। तमिलनाडु में 84%, दिल्ली में 63%, तेलंगाना में 79%, आंध्र प्रदेश में 61%, जबकि उत्तर प्रदेश में 59% संक्रमित मरीज या तो तबलीगी जमात से हैं या इन जमात के लोगों के संपर्क में आए थे। देश के कई राज्य कोरोना मुक्त हो चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश भी ग्रीन जोन में आ चुका है।
लेकिन अरुणाचल प्रदेश केवल एक जमाती की वजह से ही कोरोना प्रभावित राज्यों की सूची में शामिल हो गया था। और अगर दिल्ली में जमातियों ने ऐसी हरकत नहीं की होती तो देश कोरोना के आंकड़ों में बहुत बेहतर स्थान पर खड़ा होता। उधर राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और दिल्ली के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। टेस्ट और सैंपल को लेकर जारी आंकड़े दिल्ली की मजबूत कहानी बता रहे हैं, लेकिन जांच और नतीजों में हो रही देरी दिल्ली की खराब हालत को बयां कर रही है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 125 नए केस सामने आए और दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,500 के करीब पहुंच गई और संक्रमण की वजह से 24 घंटों में 2 लोगों की मौत भी हुई। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की वजह है कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट में लेट लतीफी, जिसकी वजह से दिल्ली के अधिकांश जिले अब तक लाल जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक आंकड़ों पर गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि हालात तो ठीक है और जितने सैंपल लिए जा रहे हैं उसके मुकाबले टेस्ट के बाकी नतीजों का अंतर कुछ भी नहीं है। लेकिन यही अंतर दिल्ली के लिए दिक्कत पैदा कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की जांच के लंबित नमूनों की संख्या पिछले 1 महीने में 7 गुना तक बढ़ गई है। 1 अप्रैल को लंबित नमूनों की गिनती जहां 170 थी, वो 28 अप्रैल तक 3,295 हो गई है। अधिकारियों का मानना है कि इसकी वजह से पॉजिटिव मामलों और उनके संपर्कों को ट्रेस करने के साथ साथ ठीक हुए मरीजों का पता लगाने में गंभीर समस्या पैदा हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस की जांच के लिए 20 लैब हैं, जिनमें से 8 सरकारी हैं और 12 निजी लैब हैं। देश में सबसे ज्यादा लैब राजधानी दिल्ली में है, फिर भी कुछ टेस्ट को रिपोर्ट के लिए NIB यानी नोएडा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स में भेजा जाता है, जहां एक ऑटोमेटिक मशीन है जो सिर्फ एक ही बार में 1000 टेस्ट कर देती है। लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव की माने तो बीते कुछ दिनों से NIB से रिपोर्ट समय पे नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से टेस्ट के पेंडिंग मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में दुकानें खुल गई हैं। लोगों की आवाजाही भी कई इलाकों में बेहिसाब है। रमजान के खास मौके पर बहुत से बाजारों में भी भीड़ है और यही तस्वीरें दिल्ली के लिए कोरोना बम का काम कर रही है। दिल्ली के आजादपुर मंडी से भी लगातार भीड़ की तस्वीरें सामने आ रही थी। अब नतीजा ये हुआ कि मंडी में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद पूरी मंडी को 14 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। कोरोना के कारण देश में लॉकडाउन है। ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी जो लोगों के सामने आ रही है वो है हेयर कट। तभी तो लोग अजीब व गरीब तरीके से बाल कटवा रहे हैं। कोई खुद से बाल काट रहा है तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हेयर कटवा रहा है। हेयर कट के इस वीडियो को देखिए। ऐसा लगता है कि इसके पास कैंची नहीं है तो इसने फसल काटने वाले हथियार को ही कैंची की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। देखिए कैसे एक शख्स के बाल काटे जा रहे हैं। एक हाथ से बालों को पकड़ा जा रहा है तो दूसरे हाथ से एक ही झटके में बाल साफ कर दिए जा रहे हैं। हालांकि इस तरह बाल काटने में काफी खतरा है, क्योंकि जिस तरह से बाल काटने में हंसिया का इस्तेमाल किया गया वो अगर जरा भी चूक गया तो इस शख्स के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। खैर, इसके बाल ठीक तरीके से कट गए। कोरोना से बचने के लिए आए दिन नए नए वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। चीन से एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में नाई बाल काटते और मसाज करते दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बाल को भी इसी तरह नाई धो रहे हैं। लेकिन बचाव के लिए जो ये नया तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं उसे देखकर आपको हैरानी भी होगी और हंसी भी आएगी। वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ नाई और कस्टमर दोनों ने मास्क पहन रखा है। लोगों को कोरोना से बचाया जाए इसलिए सैलून मालिक इस तरह की तरकीब अपना रहा है। लॉकडाउन की वजह से सभी सैलून बंद है। लोग अपने घरों में भी बालों की कटाई कर रहे हैं। लेकिन बाल काटने का ऐसा तरीका आपने नहीं देखा होगा। कंघी में ब्लेड लगाकर बच्चे के बालों की कटिंग की जा रही है। लॉकडाउन के कारण ज्यादातर लोगों के बाल काफी बढ़ गए हैं। ऐसे में ठीक तरीके से बाल कैसे कटे ये चिंता करने के बजाय लोग पूरे बाल ही साफ करवा रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड सरकार में महिला विकास एवं बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्य का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है। देहरादून पुलिस मामले की जांच कर रही है। डीआईजी देहरादून का कहना है कि जांच में साइबर क्राइम टीम को लगाया गया है। पता लगाया जा रहा है कि इसके पीछे किसकी साजिश है। सर, ये राज्य मंत्री रेखा आर्य का कोई सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने की बात आई है, क्या शिकायत है सर? क्या कुछ यहाँ पे बैठते दोनों चीज़ लेके बैठना पड़ता है। इसमें सोशल मीडिया अकाउंट जो इनका है उसको हैक करने के बारे में शिकायत हमको मिली है और इसका जो जांच है ये जो हमारी साइबर सेल है वो कर रही है। जो अकाउंट के माध्यम से जो है हैक करके गलत तरीके से इस्तेमाल करने की जो शिकायत मिली है उसमें जो हमारे सीईओ हैं साइबर सेल के नरेंद्र पंत उसको जांच कर रहे हैं और जांच की जो भी फाइंडिंग्स रहेगी वो हम कम्युनिकेट करेंगे आपको। चमोली की नंदप्रयाग में बिजली गिरने से लोगों में दहशत फैल गई। तेज बारिश के साथ राजबगठी गांव में अचानक बिजली चमकी और लोगों को तेज आवाज सुनाई दी। जब लोग मौके पर पहुंचे धुआं उठता दिखाई दिया। तेज बारिश से नाले में भी उफान आ गया। वहीं एक घर को भी नुकसान पहुंचा। अचानक मौसम में आए इस बदलाव से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं देहरादून में किसानों ने बरसात और ओलावृष्टि के चलते खराब हुई फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए अलग से बजट पास करने की मांग की है। साथ ही फसल के नुकसान का आकलन कर जल्द से जल्द मुआवजा देने की भी अपील की है। गौरतलब है कि राजधानी देहरादून में बरसात और ओलावृष्टि के चलते प्याज, आम और लीची की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। न सिर्फ बरसात बल्कि जंगली जानवर भी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। एक तरफ देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो वहीं हम सभी किसानों को तीन तरफा मार झेलनी पड़ रही है। पहली कोरोना के चलते हुए लेबरों की कमी, दूसरा आवारा पशु और जंगली जानवरों के द्वारा फसलों को बहुत ही ज़्यादा नष्ट कर दिया गया है। तीसरा 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते हुए फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वह फसलें काली पड़ चुकी हैं और अभी भी मौसम ख़राब हो रहा है। अगर यही हाल रहा तो सभी किसानों की कमर टूट जाएगी। इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही।